देश में जब ईवीएम से पहली बार पहला मतदान हुआ था तो सेम सीट पर सेम चुनाव में दो लोगों की जीत के साथ ही हुई थी दो लोगों की हार। मतलब कि चुनाव एक, सीट एक और हारने जीतने वाले चार। आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार? ईवीएम मशीन के लॉन्चिंग की यह दिलचस्प कहानी पिछली कड़ी में हमने आपको सुनाई थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और चुनावी किस्से कहानियों के विशेष श्रृंखला के इस भाग में हम जानेंगे कि ईवीएम विरोधी बीजेपी क्यों बन गई ईवीएम समर्थक। भारत में कब से शुरू हुआ ईवीएम पर विवाद? हार और जीत के आधार पर ईवीएम को लेकर कैसे बदलती रही नेताओं की आवाज? और भारत के अलावा ईवीएम पर क्या है दुनिया के दूसरे देशों की राय? भारतीय जनता पार्टी जो करती है वही कर रही है, ईवीएम चोरी। पंजाब में कांग्रेस जीती, वहाँ भी वही ईवीएम थी। मशीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। Here in Karnataka, in these two by-elections, these EVMs are not tampered. जब चुनाव जीत जाओ तो मशीन ठीक है, जब चुनाव हार जाओ तो मशीन खराब हो गई। कोई भी बटन दबाओ कमल पर जा रही है। तो हम पता कर लेंगे, लेकिन वो ईवीएम्स तो चेंज कर दी गई ना। ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए। ईवीएम टेम्पर हो सकता है और ये लोग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में किया जो इनके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, कुछ राज्यों में नहीं किया ताकि एकदम से शंका ना हो। जब इनको दिल्ली में 67 सीटें आई थी तब तो सब ठीक था। We had requested that either we go for paper ballot or all the EVM machines are replaced. अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। जहां पे भी ऐसे ईवीएम की कंप्लेन है उसको ठीक करनी चाहिए। This argument that is being raised around that it can be hacked is I think totally baseless. इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी किया कि आओ देखो, तो वहाँ कोई जाता है नहीं। भरोसा ईवीएम मशीन से हट गया जनता का। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई। प्रधानमंत्री पोते कहता था कि ईवीएम मशीन पर कोई चेड़ा शक्य नहीं। अरे कांग्रेस ना लोगों भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री लो तो मानो। अब से लगभग 23 से 24 साल पहले भारत में ईवीएम से मतदान की शुरुआत हुई, लेकिन इतने सालों के बाद भी ईवीएम पर बवाल और सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। अलग अलग वक्त में कमोबेश सभी राजनीतिक दल चुनाव परिणाम और हार जीत के आधार पर अपनी सुविधा के मुताबिक ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और ताजा मामलों में भी ईवीएम कटघरे में है। ईवीएम विरोधियों का मानना है कि सत्तारूढ़ दल अपने पक्ष में छेड़छाड़ करके ईवीएम को हैक कर सकता है, क्योंकि ईवीएम में पारदर्शिता का अभाव है। इस लिहाज से अगर भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वर्तमान में सत्ता पर काबिज बीजेपी और कुछ अन्य इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़कर कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ एक बड़ी तादाद में आम मतदाता भी ईवीएम के विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर साल 2009 में सबसे पहले बीजेपी ने ही ईवीएम का विरोध करते हुए एक देशव्यापी अभियान छेड़ दिया था। दरअसल साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए पूरे देश में अभियान चलाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खुला चैलेंज दिया था कि जिसको भी ईवीएम की निष्पक्षता पर शक हो वो आए और ईवीएम हैक करके दिखाए। उस वक्त बीजेपी से कोई सामने नहीं आया, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के एक कार्यकर्ता हरि प्रसाद ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। हालांकि हरि प्रसाद और उनकी टीम मशीन को हैक करने में कामयाब नहीं हुई थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2010 को निर्वाचन आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कमाल की बात यह है कि उस बैठक में लगभग सभी दलों ने ईवीएम को लेकर संतोष व्यक्त किया, लेकिन 2010 में ही भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ GVL नरसिम्हा राव की एक किताब बाजार में आई। इस किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस किताब की प्रस्तावना भी खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। GVL नरसिम्हा ने इस किताब में कहा था कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है, या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए। बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहते हैं। स्वामी का मत है कि ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। इसी को लेकर 2013 में पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम में वीवीपैट यानी पेपर रसीद की एक प्रणाली को शामिल करने का सुझाव लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था।
वीवीपैट चुनावों को पारदर्शी बनाने और डेटा को कागज पर दर्ज करके चुनावी धोखाधड़ी और धांधली को कम करने की दिशा में एक तकनीकी प्रयास है। तब कोर्ट ने भी स्वामी की मांग को मानते हुए कहा था कि वीवीपैट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक अनिवार्य आवश्यकता है। ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास वीवीपैट से हासिल किया जा सकता है। अपने फैसले में कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को वीवीपैट प्रणाली शुरू करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सितंबर 2013 में नागालैंड के नागसेन विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। वीवीपैट मशीन ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे मतदाता अपनी आंखों से यह देख सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। दरअसल ईवीएम की बैलेट यूनिट पर मतदान के लिए कोई मतदाता जैसे ही नीला बटन दबाता है, ठीक उसी वक्त बगल में रखी गई वीवीपैट मशीन में उस उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह की एक पर्ची छप जाती है। यह पर्ची 7 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन के एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है और फिर सील बंद बक्से में गिर जाती है। इसके अलावा किसी भी विवाद की स्थिति में मतदाताओं के संदेह का निदान करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था भी की गई है जिसके तहत विवादित चुनाव क्षेत्र के किसी एक मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है और फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट मशीन की पर्चियों से किया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कहीं पर ईवीएम में आ रहे वोटों की संख्या वीवीपैट की पर्चियों की संख्या से अलग पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट के पर्चियों की गिनती को ही मान्यता दी जाती है। इसके बाद आया 2014 का लोकसभा चुनाव। इस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज थी और बीजेपी के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव कराया। इसी चुनाव में एक पायलट परियोजना के रूप में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली। चूंकि इस समय सत्ता में कांग्रेस थी, इसीलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने तो उस समय ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेसी नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उस वक्त भी बीजेपी की जीत का कारण ईवीएम को बता दिया था। कांग्रेस के अलावा सपा, बसपा, आरजेडी और शिवसेना जैसे कई अन्य दल भी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद से बीजेपी ईवीएम समर्थक बनी हुई है। इस तरह ईवीएम को लेकर उठ रहे तमाम सवाल और बवाल के बीच 2017 में एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर ईवीएम हैकिंग के लिए खुला चैलेंज दिया। The Election Commission of India now proposed to open the challenge on 3rd June onward to all political parties. लेकिन इस चैलेंज को स्वीकारने के लिए इस बार भी ना कोई राजनीतिक पार्टी सामने आई और ना ही कोई नेता या देश का कोई नागरिक सामने आया। ईवीएम से मतदान को लेकर आम जनता और राजनीतिक दलों का भरोसा मजबूत हो, इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग ने देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट यूनिट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग के साथ ही उच्च न्यायालय भी यह मानकर चल रहा था कि वीवीपैट के 100% इस्तेमाल के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली पर उठ रहा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके उलट हुआ ये कि ईवीएम के साथ वीवीपैट भी विवादों में फंस गई, क्योंकि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची की निष्पक्षता और पर्ची की गिनती को लेकर भी विवाद होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 नहीं 5 पोलिंग बूथ का वीवीपैट से मैच होगा। सवाल यह है कि अगर वो मैच में कुछ गड़बड़ निकला तो क्या करेगी इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर स्पष्टता नहीं है। हमारा कहना यह है कि अगर एक भी पोलिंग बूथ के अंदर ये मिसमैच मिला तो पूरे असेंबली सेगमेंट उस असेंबली सेगमेंट के वीवीपैट को गिनना चाहिए। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। While counting is going on, 25% of the paper slips should also be counted of VVPAT. नियम के मुताबिक वर्तमान में चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किसी 5 मतदान केंद्र के सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करवाता है। लेकिन चुनावों पर नजर रखने वाली एक संस्था ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती कराए जाने की मांग की है।
हालांकि चुनाव आयोग एडीआर के इस मांग से सहमत नहीं है। आयोग का कहना है कि अगर वो वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती कराने लगे तो देश फिर से मैनुअल मतदान के युग में वापस चला जाएगा। ये एक तरह से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने जैसा ही होगा और यह सब तब हो रहा है जब ईवीएम और वीवीपैट का मामला देश के कई उच्च न्यायालयों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जा चुका है और कमोबेश सभी मामलों में कोर्ट ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को निष्पक्ष और विश्वसनीय बताया है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में स्पष्ट कहा था कि हमें ईवीएम में कोई गुण दोष नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये याचिका खारिज की जाती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो ईवीएम को लोकतंत्र के लिए वरदान बताया, लेकिन अदालतों की क्लीन चिट के बाद भी पिछले लगभग 20 सालों से ईवीएम टेम्परिंग का विवाद थम नहीं रहा है। हालांकि आज तक कोई भी तथ्यों के साथ निर्वाचन आयोग के सामने या अदालत में इसको साबित नहीं कर पाया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक दल या नेता सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ईवीएम और चुनाव आयोग के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ डालते हैं, क्योंकि चुनाव हारने वाले ही ईवीएम पर संदेह जताते हैं। आज तक कभी भी किसी ने चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर संदेह नहीं जताया और ताजा मामले में कांग्रेस, टीएमसी, सपा और बसपा समेत और कई अन्य दल भी 2024 के लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के समर्थन में एक दलील यह भी है कि दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ 30 से 35 देशों में ही ईवीएम का इस्तेमाल होता है। बाकी के सभी प्रमुख देश बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव कराते हैं। इसमें अमेरिका और जर्मनी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जहां तक जर्मनी की बात है तो साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया था। रही बात अमेरिका की, तो यह बात पूरी तरह से सच नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। सच यह है कि अमेरिका में हाइब्रिड वोटिंग सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका के कुछ गिने चुने राज्यों में अभी भी पेपर ट्रोल वाली ईवीएम मशीन से मतदान होता है। हालांकि ऐसे राज्यों की संख्या बहुत कम है और हाल के सालों में मतदान में पारदर्शिता के सवाल को लेकर ही ज्यादातर अमेरिकी राज्य ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान में लगभग 70% से ज्यादा अमेरिकी चुनाव बैलेट पेपर पर आधारित हो चुका है। इस तरह अमेरिका में बैलेट पेपर आगे और ईवीएम पीछे छूटती जा रही है। ईवीएम को लेकर ही 2020 के अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इसकी वजह से उन्हें लाखों वोटों का नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को निराधार बताते हुए यह बयान दिया था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसी वोटिंग सिस्टम में वोट खो गया या डिलीट हो गया, बदल दिया गया या किसी भी तरह से उसमें छेड़छाड़ हुई। अमेरिका के अलावा वेनेजुएला में भी साल 2017 के चुनावों में ईवीएम पर विवाद खड़ा हुआ था। आरोप ये लगे थे कि डाले गए वोटों की कुल संख्या असली वोटों की संख्या से 10 लाख ज्यादा निकली। हालांकि वेनेजुएला की सरकार ने भी इसका खंडन किया था। 2017 में ही अर्जेंटीना ने मतों की गोपनीयता और नतीजों में छेड़छाड़ की आशंका को लेकर ई वोटिंग कराने की योजना को स्थगित कर दिया था। 2018 में इराक में चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की खबरों के बाद मतों की आंशिक गिनती दोबारा करवाई गई थी। वहीं भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब ईवीएम में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। ऐसा ही एक मामला 2018 के उपचुनावों का है, जब कैराना लोकसभा समेत देश की कुल 14 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर प्रमुखता से सामने आई थी और निर्वाचन आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट में तकनीकी गड़बड़ी की बात स्वीकारते हुए यह तर्क दिया था कि प्रचंड गर्मी के कारण वीवीपैट मशीनों के सेंसर में गड़बड़ी आ रही है। आंचे के निशान में जो है वो बटन दबाया तो लेकिन वो जो है हमारी ये पुल पे जा रही है, जिसका जो है मुझे शक हुआ। मैंने उंगली यहीं दबाए रखी और इन अधिकारियों से कहा तो इन्होंने इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आम जनता का अगर वर्जन है तो हम पता कर लेंगे, लेकिन वो ईवीएम्स तो चेंज कर दी गई ना। कई बार मशीन खराब होने की शिकायतें आती हैं और चुनाव आयोग के पास व्यवस्था है, हर चुनाव में होता है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा, इसलिए इसमें कोई बहुत विचित्र विषय नहीं है। इसीलिए पूरी तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम निष्पक्षता की गारंटी देती है।
लेकिन यह गारंटी तो बैलेट पेपर भी नहीं दे सकते। लेकिन हां, बैलेट पेपर में एक खास बात यह है कि जब एक आम मतदाता बैलेट पेपर पर अपना वोट देता है तो अपने हाथों से लगाए गए अपने ठप्पे को अपनी आंखों से बैलेट पेपर पर अंकित होते हुए देख पाता है और संतुष्ट हो जाता है। यह ताकत है बैलेट पेपर की। हालांकि यहां यह भी समझना पड़ेगा कि अभी तक ऐसे किसी भी परफेक्ट मतदान प्रणाली की खोज नहीं हो सकी है जो सबको संतुष्ट करने के साथ साथ 100% निष्पक्षता की गारंटी देता हो। इसीलिए यहां सवाल सिर्फ ईवीएम या बैलेट पेपर का नहीं है। सवाल किसी पार्टी या नेता के हार या जीत का भी नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लोकतंत्र में हार जीत का खेल चलता रहेगा। राजनीतिक पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल है वो है देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक प्रणाली में आम जनता के भरोसे का। क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से अधिक अहम शायद कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव न केवल निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, वो चाहे बैलेट से हो या ईवीएम से।